गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने सारी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में स्टडी किया था, इस लेक्चर में हम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वो होती हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है दैट इज डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड वाज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड डिजॉल्व सॉलिड्स इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, तो डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होती हैं वो देखते हैं एक बार। डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे डिजॉल्व सॉलिड्स की यहाँ पर। ठीक है, तो डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर कैन बी आल्सो बी डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन डायोनिक टेस्टर विच गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ मेजर आयंस और कॉमन आयन प्रेजेंट इन द वाटर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हम डिजॉल्व सॉलिड्स को मेजर करेंगे। ठीक है, और जिस इक्विपमेंट में हम इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं दैट इज नोन एज डायोआयनिक टेस्टर। ठीक है, जो हमको बेसिकली मेजर आयन की क्या देता है, कंसंट्रेशन देता है, और उस मेजर आयन कंसंट्रेशन से हम डिजॉल्व सॉलिड को मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर करते हैं बताऊंगा मैं। मेजर आयन कौन कौन से होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कार्बन। ये क्या है, हमारे मेजर आयंस बोलते हैं, कॉमन आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको, आप सामने ये डायोनिक टेस्टर दिखा रखा है। इसमें क्या है, ये कैथोड है बेसिकली एंड दिस इज एनोड। तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नीचे हम। देखिए अब जब हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर ली, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है म्यू मोह पर सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर जिस पे मेजर करते हैं दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आफ्टर दैट टोटल डिजॉल्व सॉलिड विल बी देयर। तो बेसिकली आपको क्या इसके अंदर मेजर करना है, हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसको जब हम 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट TDS। ठीक है, और इफ़ वी हैव TDS देन or if we want to find specific conductance then we will divide TDS by 0.65 and we will easily calculate electrical conductivity। ठीक है, तो ये हो गया। This method is approximate method as it does not give the concentration of those DS which are not in ionic form। ये कैसे मेथड है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो आयन जो हैं इसके अंदर ये क्योंकि इनमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं अगर वो मान लो आयनिक फॉर्म में नहीं है तो उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं मेजर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये मेथड इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो कि आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी एल्कलिनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है एल्कलिनिटी, देखते हैं। ये एक एबिलिटी होती है जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है, या फिर ये जो जितने भी हाइड्रोनियम आयन है उन सबको क्या करती है, उनको न्यूट्रलाइज करती है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स, और इट मे ऑल्सो बी रिफर्ड एज concentration of all the ions in the water that are capable of neutralizing the hydronium ion। मतलब बेसिकली अगर हमको एसिड्स को न्यूट्रलाइज करवाना है उसकी कंसंट्रेशन, या फिर हमको हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कराना है उसी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, हम एल्केलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं एल्केलिनिटी के। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, पॉजिटिव, तो एल्केलिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, नो डाउट, तभी क्या हो पाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनेट एल्केलिनिटी जिसको हम बोलते हैं CO3 बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी जिसको हम बोलते हैं HCO3 और कॉस्टिक एल्केलिनिटी जिसको बोलते हैं OH- आयन। ये मेजर है, बाकी सारे क्या है, माइनर है। माइनर में HS-, NH3, H2PO4, ये सब क्या हो जाएंगे, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेगी या वाटर से मिलेगी तो क्या बनेगी, H2CO3 बनेगी, और फिर H2O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में, और अगेन बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट के अंदर। जो लास्ट रिएक्शन लिखी हुई है, वो क्या है, वो है कार्बोनेट में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCO3- प्लस कॉस्टिक एल्कलिनिटी हमको मिल जाएगी। एल्कलिनिटी इन वाटर इज ड्यू टू आयंस which may be induced either by inorganic mineral source or due to organic water or may come from dissolved gases। मतलब जो एल्कलिनिटी पानी के अंदर आती है हो सकता है वो कहाँ से आए, वो ऑर्गेनिक मैटर से आए, वो इनऑर्गेनिक मिनरल से आए, ठीक है, या फिर वो डिजॉल्व गैसेस से आए। अब इसके अंदर नोट देखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें ये लिखा गया है जो लास्ट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक है, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस रिएक्शन में क्या है, ये काफ़ी वीक रिएक्शन होती है। क्यों, देखते हैं। ये काफ़ी वीक रिएक्शन होती है
बट इफ़ एल्गाई प्रेजेंट इन वाटर, अगर एल्गाई प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर तो दे यूटिलाइज दिस कार्बोनेट आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट। तो क्या करते हैं वो, अगर मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान अगर मान लो पानी के अंदर क्या है हमारे एल्गाई मौजूद है, तो क्या करेंगे, जो ये HCO3 बन रहा है इसको क्या करेंगे, वो एल्गाई इसको कंज्यूम करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो कार्बन है वो एज ए एनर्जी के रूप में कंज्यूम करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जो OH माइनस है इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखते हैं वही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर द लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक रिएक्शन बट इफ एल्गाई प्रेजेंट इन वाटर it utilized this bicarbonate ion due to presence of carbon in it which acts as a source of energy for algae resulting in the increase the concentration of hydroxide ion in this system. Hence if algae is found in any water system if pH is 8 to 10, no doubt जब HCO3 माइनस को जब हम एल्गाई कंज्यूम करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो OH माइनस आयन है इनकी कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे यहाँ पर मान लो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर विच मे बी इंड्यूस इधर बाय, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है फाउंड इन एनी सोर्स इट pH चेंजेस 8 to 10। तो यही बेसिकली लिखा हुआ था इस रिएक्शन के बारे में। उसके बाद आते हैं हम, देखो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फास्फोरस इज कंसिडर टू बी प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक, मतलब जो फास्फोरस है वो प्राइम पोल्यूटेंट माना जाता है, ठीक है ना। एज इट इज़ प्राइम पोल्यूटेंट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे ये जो सेकंड जो लिखा हुआ है ये इज नॉट पोल्यूटेंट, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट पोल्यूटेंट, ये है प्राइम सोर्स, ठीक है ना, या प्राइम मील कह सकते हो। तो फास्फोरस को माना जाता है प्राइम पोल्यूटेंट लेक का, एज इट इज़ प्राइम सोर्स ऑफ एल्गी, ठीक है ना। पोल्यूटेंट नहीं, यहाँ पर प्राइम सोर्स कह सकते हो आप, प्राइम सोर्स है, प्राइम एनर्जी कुछ भी बोल दो पहले। तो एल्गी को अगर हमको कुछ एनर्जी देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको फास्फोरस डालना होगा। लेकिन फास्फोरस डालने से क्या डिसएडवांटेज है कि वो लेक के लिए क्या होगा, वो एज ए पोल्यूटेंट काम करेगा। फास्फोरस इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल इन वाटर ईदर बाय द सर्फेक्टेंट्स हो गया, रिएजेंट्स हो गया, इधर बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया और डिटर्जेंट। तो फास्फोरस को क्यों ऐड किया जाता है, जिससे कि एल्गाई को क्या मिल सके, उसका भोजन मिल सके। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे बस ये प्रॉब्लम होती है कि लेक को क्या हो जाता है, वहाँ पर नुकसान हो जाता है, लेक के लिए एज ए पोल्यूटेंट वो वर्क करता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या क्या होता है एल्कलिनिटी के, तो एल्कलिनिटी इन वाटर इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट, मतलब ये बहुत कड़वा टेस्ट देती है। प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्कलिनिटी इज दैट इट लीड्स टू इंक्रस्टेशन देयर बाय रिड्यूसेस इज डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये होता है कि जो मेन जो दिक्कत आती है वो क्या होती है कि पाइप में इंक्रस्टेशन हो जाता है, जिससे कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। सो बेसिकली मैंने अब क्या बताया यहाँ पर कि जो एल्कलिनिटी होती है उसका मेन ऑब्जेक्शन क्या होता है कि ये इंक्रस्टेशन कर देती है, मतलब पाइप के अंदर बॉटम के अंदर प्रेसिपिटेट जमा हो जाते हैं, तो उससे डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रस्टेशन बोलते हैं। मतलब एल्कलिनिटी से क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए समझ में आएगा आपको अच्छे से। यहाँ पर ये क्या है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी, ये कॉस्टिक एल्कलिनिटी है। तो ये क्या है, कैल्शियम से ऐड होकर क्या हो रहा है, यहाँ पर CaCO3 बन रहा है, CaCO3 जो कि बॉटम में बैठ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम से ऐड होकर क्या बन रहा है, MgOH का वोल्टाइज बन रहा है। तो ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, हम नीचे आते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, देखो ये भी बताया हुआ है, देखो यहाँ पे यही यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास वाटर सैंपल है और इस वाटर सैंपल के अंदर क्या है, टाइट्रेंट मिला रखा है अपन ने, ठीक है ना। और जो भी इंडिकेटर आप यूज़ में ले रहे हैं, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, एल्कलिनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वही बताऊँगा आगे में। तो जैसे एल्कलिनिटी इंक्रस्टेशन देती है, ठीक है, वैसे ही है ना एसिडिटी क्या देती है, वो कोरोजन देती है, ठीक है ना। जैसे एल्कलिनिटी क्या करती है, इंक्रस्टेशन देती है, वैसे ही एसिडिटी क्या करती है, कोरोड करती है पाइप को बेसिकली, ठीक है। आगे आते हैं हम। So alkalinity is determined by titrating the water sample with an acid and noting the hydrogen equivalents of the alkalinity। मतलब बेसिकली हम टाइट्रेशन की हेल्प से यहाँ पर एल्कलिनिटी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखते हैं, आगे नीचे चलिए। देखो सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पर मोलिकुलर वेट के बारे में। मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू सिग्मा एटॉमिक वेट। ये हमको पता ही है कि वेट ऑफ 1 मोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके हैं, एटॉमिक वेट का समेशन क्या होता है हमारा, मोलिकुलर वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ 1 मोल बोलते हैं। तो आप इसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट करते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना है या फिर वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मोलिकुलर वेट अपॉन में वैलेंसी करते हैं।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। आगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग विल बी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। ये हमारा कोर्स के अंदर है नहीं तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 लीटर वाटर सैंपल हैज़ 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, 488 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक आयंस। एक्सप्रेस द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल एज CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर हमको एल्कलिनिटी निकालनी है वाटर सैंपल की किस फॉर्म में, एज ए CaCO3, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं कार्बोनेट आयन के। इसका वेट दिया हुआ है 210, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, गिवन वेट दिया हुआ है डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए कार्बोनेट का जो भी मोलिकुलर वेट होता है डिवाइड बाय वैलेंसी करेंगे। तो यहाँ पर जो 60 आया, 60 इसका मोलिकुलर वेट होता है, ये कैसे आया, तो 60 डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट वेट आ गया। ऐसे यहाँ पर 61 कैसे आया है, यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, वो 61 होता है। और वैलेंसी कितनी होती है इसकी, वैलेंसी भी कितनी होती है इसकी, 1 होती है। ऐसे OH माइनस है तो OH माइनस का जो गिवन वेट होता है वो मोलिकुलर वेट होता है 17 होता है, वैलेंसी इसकी 1 होती है। इन सबको जब ऐड करूँगा मैं 17 डिवाइड बाय 1, तो इन सबको ऐड करूँगा तो 7 और 8 15 और 4 19 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया। ये ग्राम इक्विवेलेंट नंबर्स के अंदर दिया हुआ है बेसिकली। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 का वेट कितना होता है, 50 होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 19 इंटू क्या कर देंगे हम, 50 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 995, सॉरी यहाँ से जाएगा मेरे पास 95 इंटू 95 और 0, तो 950 मिलीग्राम पर लीटर। ये ग्राम में आया, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली मेरा, ये आ जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। तो ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था काफ़ी। आगे आइए, मोलैरिटी पता ही आपको क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में लीटर, ठीक है। तो ये हमारा काम का इतना है नहीं। अब आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम कैसे हम फाइंड करते हैं एल्कलिनिटी को। देखो यहाँ पर रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलाइन स्पीसीज इन वाटर इज pH डिपेंडेंट। जो भी एल्कलाइन स्पीसीज की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वाटर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो एजम्पशंस लेके चलते हैं वो क्या होते हैं, पहला एजम्पशन ये है तो इनिशियल pH होनी चाहिए, ठीक है। वाटर की इनिशियल pH कितनी होती है, 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला मेरा एजम्पशन हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्साइड एंड बायोकार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस आयन। ये दोनों एक साथ पानी में कभी भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे दोनों क्या है, ये हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। आगे चलते हैं हम नीचे। अब आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, मैं डायग्राम से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए इस चीज़ को अच्छे से, ये डायग्राम और एक ग्राफ। देखो यहाँ पर क्या था, ये ब्यूरेट है बेसिकली। ये क्या है, मेरी ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट के अंदर मैंने H2SO4 भरा हुआ है, ठीक है। इस H2SO4 से क्या आएगा, मेरे पास हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोनियम आयन आएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ पे जाएगा, ये जो वाटर सैंपल है, इस वाटर सैंपल में क्या है, एल्कलिनिटी है। कौन कौन सी है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी है। तो ये जो वाटर सैंपल से, इस वाटर सैंपल में क्या आएगा, हाइड्रोनियम आयन आएगा और क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्टेज में सारा काम होगा, ठीक है। पहली स्टेज तो ये है मेरी और दूसरी स्टेज मेरी ये है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले pH है, वो क्या थी, मैंने बोला था 10 या 10 ज़्यादा होनी चाहिए, तो 10 pH है। देखो अब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी एल्कलिनिटी है, CO3 2 माइनस है, HCO3 माइनस है और OH माइनस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो इंडिकेटर या फिर कैस्टो रिएजेंट इंडिकेटर काम में लेंगे वो है हमारा फिनोफ्थेलिन, जो कि ओरिजिनली कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और मेथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या हुआ, ब्यूरेट से H2SO4 या ब्यूरेट से हमने खोलना चालू किया, ठीक है। और 8.3 pH तक आते आते क्या हो गया हमारे साथ, जो OH माइनस आयन था, जो OH माइनस आयन था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। किस pH तक, 8.3 तक। और जो कार्बोनेट आयन था वो पार्शियली तरीके से बाइकार्बोनेट के अंदर क्या हो गया हमारा, न्यूट्रलाइज हो गया। पार्शियली मतलब आधा कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइकार्बोनेट में। किस तक, 8.3 pH तक। उसके बाद क्या हुआ, जो रिमेनिंग कार्बोनेट बच गया, आधा कन्वर्ट हो गया HCO3 में। और रिमेनिंग जो कार्बोनेट बच गया वो क्या हो गया, एक तो वो मतलब ये वाला HCO3 ये पूरी तरीके से क्या हुआ, पार्शियली कन्वर्ट हुआ है। तो जो पार्शियली कन्वर्ट हुआ है HCO3 माइनस ये H प्लस में क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। और ये HCO3 पहले से मौजूद था। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये चीज़। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर 8.3 pH तक आते आते क्या होगा, जो OH माइनस आयन है वो तो इजीली न्यूट्रलाइज हो जाएगा H2O के अंदर, ठीक है। और कार्बोनेट आयन है वो भी पार्शियली तरीके से बाइकार्बोनेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
8.3 के बाद क्या होगा, जो पार्शली बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसके अंदर जैसे ही हम H प्लस मिलाएंगे तो कन्वर्ट होगा H2CO3 के अंदर, और जो पहले से पानी सैंपल में HCO3 था ये भी कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 के अंदर। PML तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें तो ये मेरी फर्स्ट स्टेज है। तो इस स्टेज तक जो मेरा वॉल्यूम काम आ गया किसका, H2SO4 का, उसको हम बोलेंगे PML, ठीक है। और इस स्टेज तक जो मेरा वॉल्यूम काम आ गया उसको हम बोलेंगे क्या, MML। तो यहाँ तक जो बच गया वो हो गया 100 माइनस PML, और जो यहाँ तक बच गया वो क्या हो गया, 100 माइनस MML, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये मैंने pH दिखा रखा है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे क्या दिखा रखा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, ठीक है, जो कि ml के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर पढ़ते हैं, नीचे आके देखिए एक बार, देखो ये रिएक्शन दिखा रखी है, जो कार्बोनेट है वो हाइड्रोनियम आयन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, HCO3 माइनस बनाएगा, और HCO3 माइनस फिर H प्लस से जुड़ेगा तो H2CO3 बनाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू बाइकार्बोनेट इज एसेंशियली कंप्लीट एट pH ऑफ 8.3, बट द रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट स्टिल रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब आधा कार्बोनेट तो कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में, लेकिन जो बाकी आधा बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो वापस से वो कन्वर्ट हुआ प्रॉपर तरीके से बाइकार्बोनेट में, और जो पहले से पानी सैंपल में था वो भी कन्वर्ट होगा इसके अंदर, वो कन्वर्ट होगा वापस से H2CO3 के अंदर, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ऑल्सो कंप्लीटेड एट pH ऑफ 8.3, हैंस एट pH ऑफ 8.3 कंप्लीट कॉस्टिक एंड हाफ एल्किनिटी इज यूटिलाइज्ड where the volume of acid is used correspond to PM, पहले बता चुका हूँ मैं। in the first stage of titration phenolphthalein is used, मतलब पहली स्टेज में कौन सा इंडिकेटर काम में आएगा, phenolphthalein, जो कि ओरिजिनली क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ये अपनी वर्किंग स्टेज में पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जब पिंक कलर में चेंज हो गया इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए, और बाइकार्बोनेट जो है वो पार्शियल तरीके से क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसकी वर्किंग रेंज क्या होती है, 8.6 से 10.3 होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो काम हो रहा है वो 8.3 pH पे हो रहा है, तो इतना टॉलरेंस हम लेके चलते हैं कि 8.6 और 8.3 में कोई डिफरेंस ज़्यादा ना हो। अगेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCO3 माइनस ओरिजिनली प्रेजेंट, जो पहले से पानी में मौजूद थे बाइकार्बोनेट वो, और जो हाफ न्यूट्रलाइज हुए किससे, कार्बन से, इनका जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो होगा pH 4.5 के ऊपर। तो pH 4.5 पे कंप्लीट कॉस्टिक मतलब OH माइनस, कंप्लीट कार्बोनेट एंड कंप्लीट बाइकार्बोनेट एल्कनिटी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो वॉल्यूम काम में आएगा यहाँ पर एसिड का वो कितना होगा, mml हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो हम इंडिकेटर काम में ले रहे हैं दैट इज मेथाइल ऑरेंज, जो कि क्या होता है, ओरिजिनली तो क्या होता है, ऑरेंज रेड होता है कलर के अंदर, और जब ये कन्वर्ट होता है तो ये येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्किंग रेंज में, ठीक है। ये एक एसिडिक इंडिकेटर होता है क्योंकि पता लग रहा है इसकी pH रेंज कितनी है, 2.8 से 4.2। तो ये हमारा ये था। इसके बाद ये चीज़ हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ एल्कलिनिटी क्या होती है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है मेरी 200 मिलीग्राम पर लीटर, एंड कॉज फॉर रिएक्शन होता है मेरा कितना, 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जो हमारा थर्ड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है दैट इज पीएच। पीएच हर कोई जानते हैं, पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ log 10 बेस 10 H प्लस आयन, और पीओएच क्या होता है, माइनस ऑफ log 10 OH माइनस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर जो बच्चे नहीं जानते हैं कि जो H प्लस होता है ये होता है मेरा कंसनट्रेशन, जिसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर में, और OH माइनस होता है ये भी कंसनट्रेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है। तो पीएच बराबर माइनस log बेस 10 H प्लस, तो H प्लस निकालने की क्या हो जाएगा, H प्लस। अगर इसमें वही चीज़, अगर H प्लस मेरा बढ़ रहा है, अगर मेरा H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा मेरा, कम होगा क्योंकि नेगेटिव है बाहर। ऐसे यहाँ पर वही चीज़, अगर यहाँ पर POH बढ़ रहा है तो OH माइनस क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। तो ये बेसिकली log स्केल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं इसके अंदर, और पता है हमको pH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। एसिडिक वाटर के लिए pH 0 to 7 होता है, बेसिक वाटर के लिए pH 7 to 14 होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बात करते हैं, देखो 7 से ऊपर जाएंगे बेसिक, 7 से नीचे जाएंगे एसिडिक, और 4.5 से ऊपर जाएंगे तो वो वाटर होगा एल्केलाइन, ये नई चीज़ है। और 4.5 से नीचे जाएंगे तो वाटर क्या होगा हमारा, नॉन एल्केलाइन होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। पीएच ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कलर इंडिकेटर्स। मतलब पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, कलर इंडिकेटर से, जैसे लाइक फिनोफ्थलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, ब्रोमोमिथाइल ब्लू हो गया। एंड ब्रोमोमिथाइल ब्लू की जो पीएच होती है वो होती है 6 से 7.6। इफ ब्रोमोमिथाइल ब्लू इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, अगर ब्रोमोमिथाइल ब्लू है जो एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो एपरेटस हमारे काम में आता है, जो एपरेटस हमारे काम में आता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्वास्कोप, उसको हम बोला जाता है एक्वास्कोप, ठीक है। और पीएच ऑफ वाटर आगे देखते हैं हम। pH of water can also be determined with the help of potentiometer using कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली इसके अंदर आपको बस ये रखना है कि एक्वास्कोप कब बोलेंगे, जब जो हमारा इंडिकेटर काम में आ रहा है वो ब्रोमोमिथाइल ब्लू होगा, ठीक है। और pH निकालने के लिए हमको कैलोमल इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती हैं, ठीक
ठीक है ना, बस ये बताया गया। और रेंज होती है पीएच की वो कितनी होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 7 to 8.5 आपके सामने दिखाया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कोर्स रिएक्शन होता है यहाँ पर कितना 6.5 से कम एंड 9.2 से ज़्यादा। तो ये कुछ लिमिट्स है जो याद रखनी है, सिंपल सा चीज़ था, कुछ टफ था नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच पढ़ लिया अपन ने, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हार्डनेस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। टिल देन टेक केयर एट होम, बाय बाय।